वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय योगक्षेम क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम कवर कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल सीरीज, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक एंड रूसो कवर कर चुके हैं। अब जो अगला नंबर जो आता है थिंकर्स का, इंपॉर्टेंट थिंकर, लिबर्टी के चैंपियन उनको बोला जाता है, जेएस मिल। जेएस मिल के बारे में आज जानेंगे, उनके क्या राइटिंग्स है, क्या विचार उनके रहे, सब कुछ उनका कवर करेंगे। उनकी बायोग्राफी, कहाँ वो जन्म हुआ, किस तरीके से उनके आइडियाज ने दुनिया को प्रभावित करा, एक एक चीज को हम कवर करेंगे। तो जेएस मिल, जैसा कि मैंने बोला कि इनको लिबर्टी का चैंपियन बोला जाता है। हालांकि लिबर्टी की बारे में बात जो है खुल के से पहले जॉन लॉक काफी ज्यादा कर चुके हैं। उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो जेएस मिल थोड़ा सा और ज्यादा अपग्रेडेड हम कह सकते हैं, क्योंकि 200 साल बाद की बात आ गई, बिल्कुल 100 साल बाद की, अब है ना, उनके 100 साल बाद इनका जन्म हुआ, तो थोड़ा सा और ज्यादा अपग्रेडेड हो गए। तो चीजें और ज्यादा समय के साथ बदल जाती है, आइडियाज थोड़े से, ओपिनियंस जो है, बिलीव्स जो है, रिचुअल्स, कस्टम्स, वो उनमें थोड़ा सा मॉडिफाइड होते चले जाते हैं, बदलाव आता है। तो इंसान की सोच, उसकी प्रवृत्ति, ये सब चीजें भी बदलती है धीरे धीरे। तो लिबर्टी पे लेके जॉन लॉक के जो आइडियाज थे डेमोक्रेसी को लेके, काफी हद तक है, बट कुछ इन्होंने उसमें बदलाव करा। जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं कि मैं जो कवर कर रहा हूं, प्लेटो प्लेटो पढ़ने से पहले हमने सोक्रेटिस पढ़ा था। हालांकि सोक्रेटिस अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोक्रेटिस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सोक्रेटिस को पढ़े जाने बिना हम प्लेटो को नहीं समझ सकते। ठीक उसी तरह हम एरिस्टोटल को नहीं समझ पाएंगे ठीक से जब तक हम प्लेटो को नहीं कवर करेंगे, और जॉन लॉक को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम थॉमस हॉब्स को नहीं करेंगे, क्योंकि एक चेन चलती है। इसी तरीके से हम जेएस मिल को नहीं ठीक से समझ पाएंगे जब तक हम जेरमी बेंथम को नहीं जान पाएंगे। जेरमी बेंथम भी हमारे, देखा जाए तो इतना ज्यादा मतलब सिलेबस में नहीं मिलता देखने को टॉपिक्स उसका, जेआरएफ में, यूजीसी नेट में या फिर यूपीएससी में, बट एक छोटा पोर्शन बट है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें जेएस मिल को समझना है, तो क्योंकि जेएस मिल जो थे जेरमी बेंथम के शिष्य रहे हैं, ये उनके स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट की जो आइडियाज, भले ही वो उनसे 2 हाथ फालतू निकल जाए, 10 हाथ फालतू निकल जाए, उसमें जो भी करेंगे, उनके आइडियाज जो बनेंगे वो गुरु के प्रभाव जरूर बनेगा उस पे, है ना। तो एक बार गुरु को जान लेना बड़ा जरूरी होता है। अब चाहे गुरु को वो शिष्य क्रिटिसाइज करे, चाहे उनको वो एडमायर करे, जो भी करे, बट हाँ, गुरु को जानना जरूरी होता है। इससे आगे जब हम जाएंगे, कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, तो कार्ल मार्क्स से पहले हमें हैकेल पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आज मैं आपको जेरमी बेंथम पे अलग से तो वीडियो नहीं बना रहा, बट हाँ, इसी वीडियो में मैं जेरमी बेंथम का बेस आइडिया, उनका जो है मतलब उनके क्या बिलीव्स है, क्या उनका मानना था, वो कवर करके शॉर्ट में, और फिर उसके बाद हम जेएस मिल को कवर करेंगे। अगर जेएस मिल की बात करी जाए, तो इनका जो जन्म होता है ना, जेएस मिल वॉज बोर्न इन, 1 सेकेंड, J.S. Mill was born in 1806 in England. It was a time of industrial revolution and emergence of capitalism. ये तो आप स्लाइड में पढ़ लोगे क्या, जो लिखा है पीछे, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। बट मैं आपको जेएस मिल के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देने से पहले उनके बारे में जानना, उनका जो जन्म होता है वो इंग्लैंड में होता है। अब मैं दिखाता हूं आपको। इनका जो बर्थ होता है 1806, कब होता है, 1806 में, इंग्लैंड में। इनके फादर जो थे, ही वाज सन ऑफ जेम्स मिल। ये जो जेम्स मिल के पुत्र थे, और ये जो जेम्स मिल थे ना, इनकी गहरी दोस्ती थी किससे, जेरमी बेंथम।
तो जेएस मिल को उनके फादर ने, ये जेम्स मिल जो थे, इन्होंने एक मतलब ये, अच्छा एक इंपॉर्टेंट एक खास बात यह है कि जेम्स मिल और जेएस मिल दोनों ही ये इंग्लैंड के लिए काम कर चुके हैं, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये कार्यरत थे दोनों। दोनों ही इंग्लैंड में मतलब एक तरीके से सरकारी विभाग में काम कर चुके हैं। जेम्स मिल जो थे, इन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऐसे करके इन्होंने बुक लिखी, हालांकि ये कभी भारत आए ही नहीं या कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने अपने व्यूज जो है प्रोजेक्ट कर दिए इंडिया के बारे में, वो एक चलो अलग बात है। जेएस मिल जो थे वो किसकी शागिर्दी में पले बड़े हुए? जेरमी बेंथम और जेम्स मिल। अब बात आती है कि हमें जो है ना जेरमी बेंथम को, ये जेरमी बेंथम कौन है, ये कहां इनका जन्म हुआ, इनके क्या मानना था, ये चीज हमें जाननी पड़ेगी। जेरमी बेंथम का जन्म होता है 1748 में। 1748 में इंग्लैंड में, बड़ी वेल्दी फैमिली में होता है। ऑक्सफोर्ड से इन्होंने मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं इंग्लैंड में। ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपने लॉ की पढ़ाई पढ़ी और आगे चल के मतलब फिर बैरिस्ट्री करी, पता नहीं क्या क्या, मतलब लॉ की फील्ड में इन्होंने काफी कुछ पढ़ाई पढ़ी 1748 में। बट इनका जो है इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट हो गया, या कह लो कि इन्होंने इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया कि या इनको जरूरत लगी कि मेरे को शायद अपनी फील्ड जो है वो चेंज कर देनी चाहिए और मेरे को लॉ की फील्ड में ना जाके, ना उसमें बात करके ज्यादा राइटिंग्स लिख के अपनी, मेरे को फिलॉसफी की तरफ जाना चाहिए। अब इन्होंने अपनी फिलॉसफी गढ़ना चालू करी 1748, यानी कि 18th सेंचुरी को बोला जाता है। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी ना वो बहुत तेजी से हो रहा था, खास करके इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई वो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा पीक पकड़ा उसने, हालांकि उसने पूरे यूरोप को कवर करा, बट उसका असर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा जो हो रहा था वो इंग्लैंड को ही हो रहा था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होती है ना, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इससे मतलब किस चीज का है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से शिफ्ट हो रहा है अब सोसाइटी और इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। इंडस्ट्रीज लगाएगा कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट लगाएगा, गरीब आदमी, किसान, मजदूर इंडस्ट्री ये नहीं लगाएगा। इंडस्ट्रीज लगाएगा कौन? अमीर आदमी, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, जिसके पास धन है वही इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक तरीके से कैपिटलिज्म और ज्यादा पीक पकड़ता, और कैपिटलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रमोट करा कैपिटलिज्म को। इस कैपिटलिज्म में का एक ही मकसद होता है, ओनली मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट, ये कैपिटलिज्म सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक तरीके से एंकरेज करा, प्रमोट करा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में प्रमोट होता है प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो एक खास वर्ग का जन्म हुआ इंग्लैंड में, हालांकि काफी पहले हो भी चुका था। अब ये पीक पकड़ चुके थे, जिनको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट क्लास। उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट। ये जो कैपिटलिस्ट होता है ना, ये हमेशा डिमांड करता है कौन से पॉलिटिकल सिस्टम की? ये डिमांड करता है डेमोक्रेसी की। कैपिटलिस्ट जो होगा ना वो हमेशा डेमोक्रेसी की डिमांड करेगा, वो किसी मोनार्की को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप है। क्यों? क्योंकि वहां पे कैपिटलिज्म ने बूम पकड़ा था। अमेरिका, जिसको बोला जाता है दुनिया की सबसे बड़ी मतलब कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है ना। वेस्टर्न यूरोप में जितने भी कंट्रीज देख लो, जर्मनी देख लो, जो क्या नाम से अपना इंग्लैंड देख लो, फ्रांस देख लो, ये सारी क्या है? कैपिटलिस्ट कंट्री है। और ये सारी कैपिटलिस्ट कंट्री जो है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के साइंस है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। क्योंकि पूंजीपतियों के हित जो है मतलब वो डेमोक्रेसी में ही मतलब वो पूरे हो सकते हैं। वो किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेट करके, तोड़ मरोड़ के जो भी कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को साथ लेते हैं। एक कैपिटलिस्ट क्लास का जन्म हुआ, ये डेमोक्रेसी को प्रमोट कर, ये डेमोक्रेसी की डिमांड करता है।
ये जो है ये डेमोक्रेसी की डिमांड करता है। जेरेमी बेंथम, जिनका जन्म 1748 में हुआ, इन्होंने अब ये, क्योंकि ये फुल सपोर्ट में आए किसके, डेमोक्रेटिक सेटअप के और कैपिटलिज्म के, इनका ये इतने ज्यादा मतलब अगर देखा जाए, अब हम इसको थोड़ा और क्लियर समझते हैं। जेरेमी बेंथम (1748) ये पता है किस चीज के लिए जाने जाते हैं? इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद, इसको समझना है। उपयोगितावाद पता है किस सिद्धांत पे? उपयोगितावाद जो है इसका आधार क्या है, इसका क्या मतलब बेस क्या है, किस चीज पे चलता है? ये चलता है, इनका फेमस कथन है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जितने ज्यादा लोग खुश रहेंगे ना तो वही हैप्पीनेस है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अभी मैं समझाता हूं इसका मतलब। मैक्सिमम पीपल, उपयोगितावाद को एकदम सिंपल भाषा में मैं आपसे बात करता हूं। ये यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये है क्या चीज? मैं इधर क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लास, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, जेएस मिल को, जेरेमी बेंथम को मैं यहां पढ़ा रहा हूं, और यहां मेरे सामने जो है 50 बच्चे बैठे। यहां मेरे सामने 50 बच्चे बैठे। अब 50 बच्चों में से सपोज करो कि 40 जो है, टेम्परेचर जो है दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो चल रहा है मान लो 48 डिग्री सेल्सियस। 48 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का टेम्परेचर चल रहा है, और 50 बच्चे मेरे पास बैठे हैं। 50 में से 45 कहते हैं कि सर आप एयर कंडीशन ऑफ कर दो, कि आप जो है एयर कंडीशन ऑफ कर दो या फिर ऑन कर दो। चलो पहले ऑन कर दिया एयर कंडीशन, बड़ा मतलब एक सिंपल सी है कि भाई गर्मी है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो ठीक है एयर कंडीशन चलने दो। ये है, ज्यादा बच्चे भी बोल रहे हैं, लेकिन 5 बच्चे जो है वो इस फेवर में है नहीं, तो अभी तक तो ये चीज जो है ज्यादा मतलब खलेगी नहीं, क्योंकि गर्मी है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर 50 में से 45 बच्चे जो है मेरे को बोले कि सर एयर कंडीशन डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिल्ली हैव अचीव्ड द टेम्परेचर ऑफ 48 डिग्री सेल्सियस, और 48 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी 45 स्टूडेंट आस्क्ड मी टू स्विच ऑफ द एसी, तो ये थोड़ा सा अपने आप में दिक्कत है। जबकि वो 5 बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं सर एयर कंडीशन जो है वो ऑन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 48 डिग्री है। यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल अगर जेम्स मिल, इसकी जेरेमी बेंथम की अगर बात माने, तो जेरेमी बेंथम कह रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग जो बात बोल रहे हैं वो कर दो काम, वो सही है मतलब। तो इस हिसाब से तो वो 5 बच्चे सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों ने बोला है कि 48 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी आप एयर कंडीशन ऑफ कर दो, तो हमें ज्यादा नंबर जो बोल, ज्यादा लोगों की खुशी जिसमें है वही मतलब हैप्पीनेस है। ज्यादा लोग जो कह रहे हैं वही मान लो, वही जस्टिफाइड है। यानी कि ये एक सीधा साधा, ये डेमोक्रेसी में यही तो होता है ना भाई। यानी कि जेरेमी बेंथम जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में होता क्या है भाई? डेमोक्रेसी का इतना पूरी दुनिया में जो डंका पिटता है कि भाई डेमोक्रेसी के झंडे उठाए जाते हैं, लोकतंत्र, उसमें होता क्या है? नंबर गेम ही तो है ये, नंबर गेम, नंबर्स का खेल है ना ये सारा। हमारी संसद में 545 272 का आंकड़ा जिसने छू लिया सरकार बन गई। कैसे भी छुए डजंट मैटर, है ना। चाहे आप धर्म का इंजेक्शन लगा के छुओ 272 का आंकड़ा, चाहे आप लोगों से झूठ बोलो, फरेब करो, चाहे आप सच बोलो, अच्छे काम के दम पे हो, जो मर्जी, डजंट मैटर, 272 चाहिए सीट।
272 सीट आई और आप बने प्रधानमंत्री। कैसे भी कर लो, यानी कि ज्यादा लोग जो बात और पार्लियामेंट में यही होता है, ये बन गई पार्लियामेंट। ये हो गया मतलब क्या, ये तो पार्टी रूलिंग पार्टी हो गई और ये अपोजिशन हो गए, ये कम है ये ज्यादा है। ये अब क्या डेमोक्रेसी में यही होता है ना कि भाई जो ज्यादा नंबर बैठे हैं, ज्यादा लोगों ने इनको चुन के भेजा तो ये सही ही करेंगे, बट ऐसा है नहीं ना। ये तो एक डेस्पोटिज्म भी तो हो सकता है, तानाशाही भी हो सकती है ना। अब वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कितना हमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो हमारी बात मानते हैं, वो अपनी चलाने लगते हैं। लेकिन जेरेमी बेंथम कहता है कि ज्यादा लोग जो बात बोल रहे हैं तो उनकी बात मानी जाए, और जो कम लोग हैं ना उनको मतलब उनको बलि चढ़ा दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म के थ्रू उनका जो वो था, उन्होंने प्रिंसिपल दिया, उसमें उन्होंने प्रेफर किसको करा, क्वांटिटी को। नंबर्स, नंबर मैटर करते हैं और क्वालिटी नहीं। अब क्वालिटी किस विचार में, क्वालिटी तो इसमें ही है ना कि भाई 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 50 डिग्री, तो एयर कंडीशन जो है वो ऑन होना चाहिए। क्वालिटी तो इसमें है, इस विचार में। सही सच तो यही है। सच जो है वो संख्या का मोहताज नहीं होता है ना। सत्य जो है वो नंबर्स का मतलब मोहताज नहीं होता। सच सच होता है, चाहे उसको एक आदमी बोले या फिर 10 करोड़ लोग बोले, सच कभी बदलता नहीं। सच ये 48-50 डिग्री सेल्सियस है, रूम में बहुत ज्यादा सफोकेशन है, गर्मी हो रही है, तो एयर कंडीशन अगर है तो उसको ऑन कर देना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है, बहुत से लोगों के पास नहीं होता एयर कंडीशन, बट इफ इट इज उसको ऑन करो, है ना। तो सच यही है। लेकिन जेरेमी बेंथम ने बोला कि ज्यादा लोग जो चाहते हैं वही सही होता है, और ज्यादा लोगों की खुशी में ही सबकी खुशी होती है, उसी में समाज का भला है। इस हिसाब से तो मतलब जेरेमी बेंथम ने अपने पीछे अगर उठा के देखा होता इतिहास, तो काफी मतलब महान विचारकों को नदारद कर दिया, है ना। जेरेमी बेंथम के जो थ्योरी है ना इनकी, इसमें जेरेमी बेंथम की थ्योरी जो है, इन्होंने पूरी तरीके से प्रेफर कर दिया किसको, क्वांटिटी को, नंबर्स को। क्वालिटी को कोई मतलब ज्यादा इन्होंने तवज्जो दी नहीं। नंबर मैटर करते हैं, सिर्फ नंबर्स। आपका एग्जाम हुआ एकेडमिक्स में, बीए एमए में, कैसे भी करके लिया हो आप, नंबर्स लिया हो बस। 70% लिया हो, 80% लिया होते हैं क्लास में, स्कूलों में, स्कूल्स में बच्चे होते हैं कुछ शरारती, कुछ बड़े चंट चालाक बच्चे होते हैं, मतलब वो जानते हैं मतलब नंबर कैसे लाया जाए, चाहे वो नकल करे, चाहे वो मतलब कितने ही फर्रे चलाए, जो मर्जी करे, नंबर ले आते हैं। 70% भी ले आते हैं, कोई कोई बच्चे तो इतने खतरनाक होते हैं। तो उसमें है क्या, उसमें वो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस है ना, क्वालिटी नहीं होगी उस बच्चे में। उसको आगे जाके कहीं किसी इंटरव्यू पे बिठा देंगे तो नहीं कर पाएगा ना, फिर दिक्कत है। क्योंकि कुछ सीखा नहीं, स्कूल में पढ़ा नहीं, ज्ञान नहीं इकट्ठा करा, जाना नहीं, कुछ समझा नहीं किताबों से। हाँ, लेकिन वो फर्रे चलाने में एक्सपर्ट था, तो मतलब पास होना जानता था वो। इससे आप डिग्री तो कलेक्ट कर लोगे, इस चीज से हम डिग्री तो कलेक्ट कर सकते हैं, विजडम कैसे हासिल कर। विजडम के लिए तो आपको मतलब एक्सपोजर चाहिए ना, किताबें पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज के लिए किताब तो पढ़नी पड़ेगी, डीप डाइव करनी पड़ेगी। और विजडम के लिए तो और ज्यादा मतलब, तो विजडम जो है मतलब क्या नाम से फर्रे चला के, नकल चला के, कॉपी करके नहीं आ सकता। आप पास हो जाओगे, डिग्री मिल जाएगी डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो डिग्री आगे चल के शायद आपको फिर काम आएगी नहीं, ये होता है डेफिनेटली। लेकिन जेरेमी बेंथम ने तो इस चीज को क्या कर दिया, इसको जस्टिफाई कर दिया कि भाई जो ज्यादा लोग जो बोल रहे हैं वही सही है, वो सच है, और उनकी खुशी में है। ज्यादा लोग जिस चीज में खुश है तो वो ठीक है। इसको बोला जाता है, इसको मैं आगे किस तरीके से इसको मतलब जेएस मिल क्रिटिसाइज करता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसको और थोड़ा सा क्लोजली अगर मैं समझा दूं, गैलीलियो ने यूरोप के रेनेसा के पीरियड में 15th सेंचुरी में, 14th-15th सेंचुरी में रेनेसा का पीरियड चल रहा था यूरोप में। अब वहां पे चर्च का बोलबाला था, चर्च का था बोलबाला, चर्च ने जो बोल दिया तो वही है। चर्च ने तो ये रूमर्स फैला रखी थी कि भाई आप जो है, इंसान जो है, ह्यूमन, आपने पिछले जन्मों में पाप करे हैं, इसीलिए आप इस धरती पे मनुष्य के जन्म आपको मिला, मनुष्य की योनि में जन्म मिला आपको। क्यों? क्योंकि आपने पाप करे और आप पाप को भुगत रहे हो। डर गया इंसान,
कि करें क्या, ये पाप भुगत रहे हम, तो इससे मुक्ति कैसे पाए? कि अगर आपको अपने पाप धोने हैं तो उसका रास्ता जो है चर्च से होके जाता है। तो आओ चर्च में, मत्था टेको, चढ़ावा चढ़ाओ। ये हमारे यहाँ, हमारे देश में भी बहुत हुआ, आज भी होता है ना। धर्म जो है वो सेंसिटिवनेस होती है, और जो मतलब पोंगा पंडित लोग होते हैं और जो झूठे जो फरेबी लोग होते हैं कुछ इस तरीके के, वो इस विचार को यूज करते हैं, इस चीज का धर्म का लोगों का यूज करते हैं। अब चर्च ने तो बोल दे कि चर्च ने तो यही अफवाह फैला रखी थी कि पृथ्वी जो है वो रेक्टेंगुलर है, या पता नहीं क्या स्क्वायर है या क्या है, और सूरज जो है पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। लोगों को यही मानना था। गैलीलियो आए सबसे पहले, गैलीलियो ने मतलब रिसर्च करी, इन्होंने अपने जो भी मतलब यंत्र तंत्र थे वो लगाए और बताया कि भाई सूरज नहीं, पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर काटती है। सच क्या है? सच तो यही है ना कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। लेकिन उस जमाने में सच माना क्या गया कि नहीं, जो ज्यादा लोग जिसको मान रहे, ज्यादा लोग तो यही मान रहे थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर काट। लेकिन आज हम पढ़ते जो है वो यही पढ़ते हैं कि हम यही जानते हैं, सच यही है। यानी कि सच जो है संख्या का मोहताज नहीं होता। सच जो है यूटिलिटेरियनिज्म में, जो जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल दिया, यानी कि जिस चीज की उपयोगिता है, उपयोगिता से मतलब यही है कि ज्यादा लोग जिस चीज को मान रहे हैं, जिसको यूज कर रहे हैं वो बेटर है, कम लोग जिसको मान रहे हैं वो उसको साइड कर दो। तो आज हम गैलीलियो को पढ़ते हैं ना, वही पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर काटती, यही सच है। लेकिन जेरेमी बेंथम तो इससे बिल्कुल अपोजिट आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी पे फोकस करा, नंबर पे फोकस करा, क्वालिटी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करा। इसी तरीके से सोक्रेटिस का एग्जांपल है सुकरात। सुकरात सच से नहीं पलटे, उनको सजा सुना दी, मतलब कि हम लोग पी लो, आप जहर का प्याला पीना पड़ेगा। तो सुकरात ने कहा कि हाँ मैं पी लूंगा, लेकिन अपनी बातों से नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर अपनी बातों से हट गया तो मैं झूठा साबित। अरे सच जो है, सच तो सच ही रहेगा। तो सोक्रेटिस ने क्या करा? जहर का प्याला पी लिया। ये था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये जो है ये बिल्कुल पूरी तरीके से डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। डेमोक्रेसी में यही तो होता है, किसी भी देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है और पार्लियामेंट्री क्या नाम से वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये और ज्यादा कि संसद में जो है बस सीटें आपको कैप्चर करनी है पार्लियामेंट में एट एनी कॉस्ट, और आपने सीटें कैप्चर करी और आप बनाओ फिर तरह तरह के मतलब बिल पास करो, कानून बनाओ। हालांकि हमारे यहाँ चलो वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, इंग्लैंड में इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं है जुडिशरी की। सिस्टम सेम है, पॉलिटिकल सिस्टम इंग्लैंड में और हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है। हालांकि वहाँ फेडरल नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंग्लैंड में भी और हमारे यहाँ भी। बट इंग्लैंड में जो है जुडिशरी इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं है, वहां पे मतलब पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर पे काम होता है। जुडिशरी मतलब अगर संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती, संसद कानून बना सकती है, कोई भी बना दो, संसद कानून बना दे। ये भी कानून बना सकते हैं कि पुनीत बिरला विल नॉट टेक द क्लासेस फ्रॉम टुमारो, ये भी कानून बना सकते हैं। संसद के पास पावर है, कोई भी कानून बना दो, लेकिन वो कानून सही है या नहीं इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करे। कानून बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सही है या नहीं ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, और अगर वो सही नहीं है तो वो कानून निरस्त हो जाएगा। ऐसे हुए हैं बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे हुए। तो डेमोक्रेसी में होता क्या है, नंबर मैटर करते हैं। तो जेरेमी बेंथम कहीं ना कहीं अपने आप में डेमोक्रेसी को फ्लोरिश करने की उन्होंने कोशिश क्या करी, डायरेक्टली बोला कि भाई, क्योंकि ये जो थे बहुत ज्यादा लिबरल आइडियोलॉजी के थे, लिबरल थे बहुत ज्यादा, उदारवादी। जॉन लॉक से इंस्पायर पूरी तरीके से, इंसान को खुला छोड़ो, इंसान को आजाद छोड़ो, और वो सब कुछ जानता है, अपना भला बुरा एकदम मैदान में। इन्होंने इकोनॉमिकल उसमें भी बात कर दी कि जॉन लॉक ने इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात नहीं करी थी। इन्होंने देख लिया कि भाई इंसान जो है, जॉन लॉक से आइडिया लिया कि जॉन लॉक ने बोल दिया कि ह्यूमन नेचर को जज कर लिया कि ह्यूमन नेचर ऐसा ही है कि हेल्पफुल है और सब ठीक है, हेल्पफुल है, पीसफुल है, कोऑपरेटिव है, सेल्फिश नहीं है, सब ठीक है। तो उसको आजाद छोड़ो, उसको इकोनॉमिकल स्फीयर में भी उसको आजादी दो व्यक्ति को, तो अपना भला बुरा जानता। अब इकोनॉमिकल स्फीयर में अगर आजाद छोड़ दिया तो ये तो कैपिटलिज्म हो गया ना। कैपिटलिज्म में क्या होता है, ओपन मार्केट होता है ना। कैपिटलिज्म है क्या चीज, ओपन मार्केट। गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिकल स्फीयर। इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट जो है अपने आप को
पुश बैक करेगी, गवर्नमेंट का नहीं देखेगी इकोनॉमिक्स को, वो मार्केट खुद ब खुद रेगुलेट करेगी इसको। डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है। तो इन्होंने तो बोल दिया कि इकोनॉमिक स्फीयर में भी मतलब व्यक्ति को खुला छोड़ो, तो कैपिटलिज्म आ गया। तो कैपिटलिज्म में यही होता है कि एक जिसकी लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसके पास सब कुछ है, और उसने को, अरे एक व्यक्ति जो एक सड़क पे मतलब केले की रेडी एक व्यक्ति लगा रहा है, गरीब आदमी, और एक जिसकी मतलब धन संपत्ति 10 करोड़ है, दोनों बराबर है। सरकार ने कह दिया, जेरेमी बेंथम की अगर माने तो सरकार के लिए दोनों बराबर है। अब ऐसा होता है क्या? सरकार के लिए दोनों, ये कहने को तो ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर का मतलब क्या है कि वन मैन वन वोट है ना। वन मैन वन वोट का जो दिया नारा, वो जेरेमी बेंथम ने दिया कि हर व्यक्ति का एक वोट है, सबका वोट बराबर है। वोट बराबर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वोट तो बराबर ही होना चाहिए। मुकेश अंबानी का और हमारा वोट बराबर होना चाहिए, लेकिन हम उनको बिजनेस में कंपीट नहीं कर सकते, किसी भी बिजनेस में काफी आगे है ना। वो तो चलो बहुत बड़ी बात है। अगर हम सड़क पे देखें कि एक व्यक्ति जो मतलब छोटा मोटा अपना धंधा कर रहा है, कोई रेडी मतलब रेड़ा खोमचा वाला गरीब आदमी है, और जो मतलब मॉडल टाउन के पंजाबी बाग के बड़े बड़े मतलब बंगलों में लोग रह रहे हैं, वो कहां से बराबर है? जेरेमी बेंथम ने तो कह दिया कि सबको बराबर है, सब बराबर है। कैपिटलिज्म यही बोलता है ना, मतलब मार्केट में सबको खुला छोड़ दिया जाए। अब जो पंजाबी बाग के मॉडल टाउन के बंगलों में जो लोग रह रहे हैं, पता नहीं कितने करोड़ोपति लोग हैं वो, और वो कहां से, उसको अगर वो बिजनेस करना भी चाहे, वो छोटा आदमी मतलब रेड़ा खोमचा वाला, तो कैसे करेगा? उसको सरकार की मदद की जरूरत है। उसको नहीं है सरकार की मदद की जरूरत, उस अमीर व्यक्ति को सरकार की मदद की जरूरत नहीं। और सरकार इस यूटिलिटेरियनिज्म के और ये डेमोक्रेसी में जो भी चलता है कैपिटलिज्म में, इसमें तो ये कह दिया जेरेमी बेंथम ने कि सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब सरकार को मतलब पीछे रखना चाहिए, खुद को व्यक्ति के मामलों में, उसका निजी मामला है, खुद को पीछे रखे। तो इससे तो समाज में असमानता आएगी ना, डेफिनेटली आएगी। एक व्यक्ति यहाँ है, एक यहाँ है, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा उसके पास, क्योंकि रिसोर्सेज है ना, वी विल यूज द रिसोर्सेज, और वो आगे बढ़ जाएगा। इसके पास क्या है? इसको जरूरत है मदद की, सरकार की मदद की जरूरत है। तो इसको रोकना पड़ेगा और इसको उठाना पड़ेगा, जब भी समाज में जो है बराबरी आएगी। बराबरी जरूरी होती है। जेरेमी बेंथम इसमें मानते नहीं, तो जेरेमी बेंथम सपोर्ट किसको कर रहे हैं? वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और वो किस चीज को? वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वो फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं। वो लिबरल आइडियाज को बात कर रहे हैं, लिबरल। हालांकि एक बात और है कि वो टॉलरेंस को भी, वो रिलीजियस टॉलरेंस, इस चीज पे भी अपने आप में एक अच्छा आइडिया, सुनने में समझने में बहुत अच्छा है ये समाज में। लेकिन असमानता बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती। अमेरिका में है असमानता, अमेरिका बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री है, और सारे मतलब दुनिया के ज्यादातर बिलियनियर्स हमें मिलेंगे, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, और पता नहीं सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में, लेकिन सबसे ज्यादा भिखारी भी लॉस एंजलिस में मिले, ये भी बात है। तो जेरेमी बेंथम ने तो इस चीज को कर दिया, क्योंकि जेरेमी बेंथम जो है ना, क्वालिटी में बात ही नहीं कर रहे, वो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं बस। ये था इनका। और हैप्पीनेस को मतलब काउंट करने का इन्होंने एक फॉर्मूला भी दे दिया, फेलिसिफिक कैलकुलस बोलते हैं उसको। हैप्पीनेस को काउंट करने का फॉर्मूला भी दे दिया कि हैप्पीनेस कैसे काउंट की जा सकती है। हैप्पीनेस कभी काउंट की जा सकती है क्या? की जा सकती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब हम जेएस मिल को देखेंगे। अब हमें जेरेमी बेंथम के आइडियाज में इतना ज्यादा डिटेल में, इतना ज्यादा डीप मैंने जेरेमी बेंथम को नहीं कवर करा, बट हाँ हमें एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में जरूर बैठ गया कि जेरेमी बेंथम जो है सोच क्या है, किस प्रकार की सोच है, और सोसाइटी को लेके, सिस्टम को लेके, और कैसे चलना चाहिए सिस्टम। एक हमें हल्का अच्छा सा आइडिया हो गया कि कैपिटलिस्ट थिंकर। एक और बात थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो है कि जो जेरेमी बेंथम है ना, ये क्या है? ये लिबरल है, वो यानी कि उदारवादी है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा उदारवादी है। हालांकि इनके आइडियाज का ना,
इनके आइडियाज का, हालांकि इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फायदा हुआ है, इंटरेस्टिंग चीज है। जेरमी बेंथम जो थे ना, उनका जो एक अच्छा खासा मित्रता जिसको कह सकते हैं ना, और अच्छी खासी फ्रेंडशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी किनके साथ? आपने नाम सुना होगा जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के पिता, कमेंट करके बताओ कौन है? इनकी, जेरमी बेंथम की एक अच्छी खासी दोस्ती, पत्राचार होता था, मतलब एक्सचेंज ऑफ लेटर्स किनके साथ? आधुनिक भारत के पिता जो थे, ये पेन आज जो है कुछ दिक्कत कर रहा है, कोई नहीं, राजा राम मोहन रॉय। कब हुआ था जन्म? 1772 में, है ना। राजा राम मोहन राय को जितने भी मतलब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते ही आ रहे हैं, हिस्ट्री वाले बच्चे तो और ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। क्या राजा राम मोहन राय को हम किस लिए जानते हैं? उनके लिबरल आइडियाज के लिए जानते हैं, उनकी लिबरल आइडियोलॉजी, ओपिनियंस के लिए। उन्होंने क्या करा? उन्होंने मतलब विडो रिमैरिज के लिए, है ना, विधवा पुनर्विवाह के लिए बात करी, महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के राइट्स की बात करी, और क्या नाम से बाल विवाह के अगेंस्ट उन्होंने मतलब आंदोलन चलाया, बात करी। और वो फेमस, ही इज मतलब फेमस फॉर व्हाट? उन्होंने सती प्रथा जो भारत में चलती थी, सती प्रथा सभी लोग जानते होंगे, सती प्रथा, इसको खत्म कराने के पीछे देश में राजा राम मोहन राय का, क्योंकि इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चलाया देश में, इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो है वो अपने देश में चला दिया था। इन्होंने, उनकी खुद की जो भाभी थी वो मतलब विधवा हो गई थी, तो उनको इन्होंने रिमैरिज के लिए इस तरीके से एंकरेज करा था उस जमाने में। आज से 200-250 साल पहले की बात है। आज भी लोग इस तरीके के थॉट्स कैरी नहीं कर पाते। हिम्मत चाहिए, मतलब ये होती है एक्चुअल एजुकेशन। 17-18 लैंग्वेजेस उनको आती थी, और दुनिया के मतलब सारे शास्त्र पढ़ लिए थे, और सारी बाइबल, गीता, कुरान सब जानते थे मतलब। तो अगर ये कुछ इस इतना पढ़ा लिखा, इतना हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो कुछ बात है, वो ऐसे ही मतलब हवा में तीर नहीं चल रहा। तो अगर वो कुछ बोल रहा है तो कुछ बात है, उनको सुन लो। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अगेंस्ट, सती प्रथा चलती थी उस जमाने, क्यों? अब इनकी, इनसे अच्छी खासी दोस्ती थी किससे? जेरमी बेंथम से। जेरमी बेंथम जो है वो भी इसी आइडियोलॉजी के, हाँ भाई दुनिया में जो है उदारवाद का प्रचार होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करें बच्चे, ये अच्छी बात है अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं। नई टेक्निक को अपनाए, फ्लेक्सिबिलिटी आए, अडेप्टेशन आए, थोड़ा मतलब नई चीजों का अपनाए, तकनीक को अपनाए, और पुरानी मतलब जो कुरीतियां हैं उनके अगेंस्ट मतलब आवाज उठाई जाए, उनको खत्म किया जाए। जेरमी बेंथम का इस चीज में पूरा मानना था। राजा राम मोहन राय की इसीलिए उनसे इतनी ज्यादा पटती थी, खत्म हुआ। और अब एक और चीज क्या होगी जो भारत में, ये किसने खत्म करी भारत में? इंटेलेक्चुअल मूवमेंट तो चलाया सती प्रथा के अगेंस्ट राजा राम मोहन राय ने, और उसको कानूनी रूप से अवैध घोषित किसने करा? जब यहां बने भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ जी, भारत के पहले गवर्नर जनरल, है ना, 1833 में। क्योंकि इससे पहले जो थे वो बंगाल के होते थे गवर्नर जनरल। पहले पोस्ट का नाम क्या था? गवर्नर जनरल, है ना। फिर पोस्ट बनी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो वैरेन हेस्टिंग्स बने। फिर ये बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर 57 के रिवोल्ट के बाद वो जो पोस्ट जो थी उसको चेंज कर दिया और नया नाम दे दिया वाइस रॉय। वो बने थे, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दो कौन बने थे भारत के पहले वाइस रॉय। तो लॉर्ड जो थे विलियम बेंटिक, इन्होंने जो है कानूनी रूप से अवैध घोषित करा था सती प्रथा को। पता है कौन थे ये इन्हीं जेरमी बेंथम के जो थे ना स्टूडेंट थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे जेरमी बेंथम के शिष्य रहे। सीधी सी बात है, इस इतना मतलब इतना
जो लिबरल आइडियोलॉजी की व्यक्ति का शिष्य होगा और उसको भारत में भी एक उसी प्रकार का व्यक्ति मिल जाए और वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी चला रहे हैं, मतलब है ना, अपने मतलब मैगजीन्स लिख रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी बात सुन लेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत के गवर्नर जनरल बने ना, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, भारत में सिर्फ बेंथम के आइडियाज को आगे बढ़ाऊंगा, लिबरल आइडियाज को, है ना। डेमोक्रेसी की बात हुई, हालांकि उस जमाने में तो डेमोक्रेसी इंडिया में थी नहीं, वो मजबूर भी थे, वो ऐसा कर नहीं सकते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, बट हाँ लिबरल आइडियोलॉजी बहुत थी उनकी, उदारवादी थे बहुत ज्यादा। तो इसीलिए यानी कि भारत में जो सती प्रथा का जो अंत हुआ ना, उसमें एक इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है वो जेरेमी बेंथम का भी है। हमें पिक्चर थोड़ी काफी हद तक मैं समझता हूँ क्लियर हो गई, जेरेमी बेंथम जो है किस प्रकार के व्यक्ति थे। अब इनके शिष्य जो है, अब इनके शिष्य हैं जेएस मिल। जेएस मिल जो है फिर मैं रेड पेन ही यूज कर लेता हूं अगर ये बार बार ऐसा हो रहा है तो। 1806 में जेएस मिल है ना, ये किसके, इनके फादर है जेम्स मिल, और ये जो जेम्स मिल है ये जेरेमी बेंथम के दोस्त हैं। तो जेएस मिल की जो अपब्रिंगिंग हुई वो जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम, इन दोनों की सरपरस्ती में, इन दोनों के अंडर इनकी जेएस मिल की जो ब्रिंगिंग हुई। इनके फादर ने इनको स्कूल फॉर्मल एजुकेशन गेन नहीं करनी थी, इन्होंने बोला कि फालतू की बकवास पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, और अपना मैं जो काम की चीजें वो पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को। और ये बड़े इंटेलिजेंट भी थे जेएस मिल, इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही मतलब सारा सब कुछ अपना, सारे फिलोसफर्स प्लेटो से लेके सोक्रेटिस से लेकर अपने से पहले तक सब पढ़ डाले थे बहुत छोटी सी उम्र में। इंटेलेक्चुअलिज्म इनके अंदर था एक खास किस्म का, स्कूल कभी ऐसा गए नहीं कोई खास फॉर्मल एजुकेशन गेन वर्क करी नहीं इन्होंने। तो जेम्स मिल और जेस मिल की जो जेरेमी बेंथम की यानी कि शागिर्दी में पले बड़े हुए, तो इनके ऊपर डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। और जेरेमी बेंथम ने जो है प्रिंसिपल दे रखा है यूटिलिटेरियनिज्म। अब यूटिलिटेरियनिज्म मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो है नंबर्स जो है ना वो मैटर करते हैं, यानी कि क्वांटिटी, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, क्वालिटी की बात नहीं करी। ज्यादा लोग जो कह रहे हैं वो बात मान लो ठीक है, सही है, वो ज्यादा लोग कह रहे हैं अगर कि आप जो है आज रात को 4 बजे घर जाओ तो 4 बजे जाओ, जबकि आपकी माता जी आपका इंतजार कर रही है बड़ा कि रोटी खाऊंगी मेरा बेटा है, लेकिन 50-60 लोगों ने आपने बोल दिया कि आज 4 बजे जाइए रात को घर, ये तो गलत है। क्वालिटी किसमें, क्वालिटी देखनी चाहिए, नंबर्स में हमेशा क्वालिटी नहीं होती, नंबर्स जो है वो बस भेड़ चाल है ना, डेमोक्रेसी में भेड़ चाल होती है। तो इनके ऊपर जो है जेएस मिल के ऊपर प्रभाव पड़ गया इनके फादर का और जेरेमी बेंथम का, तो एक लिबरल इनका जो ओपिनियंस जो बनने लगे ना, बड़े बहुत ज्यादा लिबरल हुए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति पढ़ने लगता है ना और ज्यादा लिबरल होने का यही तो मतलब है, जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होगा ना, जो तटस्थ होगा, रिजिड होगा, तो चाहे उसके प्लेटो के अंदर थी ये बात थोड़ी, एरिस्टोटल नहीं था ऐसे, तो जो रिजिड होगा तो चाहे उसके गुरु ने जो मर्जी बोल दिया हो, कहेंगे यही पत्थर की लकीर है, जो लिख दिया मतलब वही पत्थर की लकीर। उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। लिबरल जो होता है वो मतलब अडेप्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है कि नई चीजों को धारण कर लो, अगर कुछ गलत है तो उसको निकाल दो। और इन्हीं के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज जो डिवाइड होती है हमारे देश में, जो एक मतलब फ्रिंज ग्रुप्स, मतलब एक सेंट्रल पार्टी, सेंट्रल मतलब आइडियोलॉजी की होती है, कांग्रेस क्या एक लिबरल आइडियोलॉजी की पार्टी है ना, वो ना इस तरफ रहते बहुत। कांग्रेस क्या एक ऐसी पार्टी है अपने देश में जिसकी कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मतलब किसी भी देश में, अपने देश में नहीं, हर जगह होता है। और जैसे बीजेपी है या फिर लेफ्ट पार्टीज है, उनकी एक तटस्थ आइडियोलॉजी है, वो उसी के ऊपर है, मतलब कि ऐसा ही होगा, रिजिडिटी होती है। अमेरिका में भी है, मतलब बहुत, इटली में जो भी प्रधानमंत्री है वहां की, हर देश में होते हैं एक मतलब कंजर्वेटिव ग्रुप्स होते हैं और लिबरल आइडियोलॉजी के भी होते हैं।
जो लिबरल सेंट्रल आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, लिबरल आइडियोलॉजी के, वो सेंटर में होते हैं, वो इस तरफ भी काम करते हैं, वो इस तरफ भी काम करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो दो छोर पे होते हैं, वो वैसे ही रहेंगे, चाहे पत्थर की लकीर, जो बोल गए हमारे पूर्वज तो बोल गए, चाहे वो गलत बोल गए, बदलना नहीं है ना। लेकिन जेएस मिल जो थे ये हो गए भाई लिबरल, इन्होंने पढ़ ली किताबें, थिंकर्स को पढ़ लिया, प्लेटो पढ़ लिया, अरस्तु पढ़ लिया, लॉक पढ़ लिया, खुद का गुरु भी पढ़ लिया, मैकियावेली पढ़ लिया, सारे पढ़ लिए, सोक्रेटिस पढ़ लिए। तो चीजों को जानने समझने की वो आ गई ना, सही गलत की पहचान हो गई। तो उन्होंने देखा मेरे गुरुजी जो है बड़ा अच्छा प्रिंसिपल दिया यूटिलिटेरियनिज्म में, लेकिन दिक्कत कर गए। तो ये इस यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज नहीं बोलते थे पहले, आजकल तो क्रिटिक्स वर्ड यूज होने लग गया कि भाई हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ पहले बोला जाता था, मतलब कि कंप्लीट करना एक तरीके से ना। तो जेएस मिल जो है ना वो करते हैं, रिवाइज करते हैं इस यूटिलिटी की प्रिंसिपल को, रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म दिया उन्होंने। अब उन्होंने इसमें क्या रिवाइज करा, इसको बोलते हैं रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। लॉक को बोला जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म। गवर्नमेंट इज पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन, स्टेट इज रेगुलेशन अथॉरिटी एंड स्टेट इज लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर ये वर्ड से कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, इसका मतलब है नॉन इंटरफेयर। नॉन इंटरफेयर बस, नॉन इंटरफेयर किसका, गवर्नमेंट का, सरकार कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करेगी। लेजिस्फेयर ये लॉक का है, मतलब ये रिवीजन ऑफ लिबरलिज्म कर रहे हैं, तो हमें यूटिलिटेरियनिज्म पे जाना है। बेंथम का रिवीजन ऑफ बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म, डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर एंड लोअर प्लेजर। Mill accepted Bentham's idea that ultimate aim of human life is to acquire maximum happiness। ये बात ठीक है कि इंसान जो है ना वो हैप्पीनेस, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप खुश रहना चाहते हो दुखी, तो इंसान जाहिर सी बात है खुश रहना ही चाहेगा। जेरमी बेंथम ने बोला था कि दो मास्टर्स कंट्रोल करते हैं व्यक्ति को, एक होता है प्लेजर और एक पेन। तो वो प्लेजर की तरफ भागता है व्यक्ति जो है प्लेजर की तरफ भागता है, पेन की तरफ नहीं भागता, है ना। ये मतलब दो मास्टर्स जो है, ये सोवरेन मास्टर्स को बोला, ये कंट्रोल करते हैं। तो ये बात मान गए वो, ठीक है ना, वो बेंथम की इस बात को मान गए। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट वन चीफ एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन इंटरनल मेंटल एंड हायर प्लेजर्स। हैप्पीनेस मीन्स परफेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वर्च्यू। ये आप देख लेना, मैं आपको बेस बताता हूं, इस स्टेटमेंट पे ध्यान दो। इट इज बेटर टू बी ए सोक्रेटिस डिससैटिस्फाइड देन फुल सेटिस्फाइड। इससे क्या अंदाजा लग सकता है, इसी में छुपा है इनका रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है ना। जो बेंथम का जो क्रिटिसिज्म है, बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है, उसका जो रिवीजन वो इस सेंटेंस में ही छुपा है, इस कोटेशन में। इट इज बेटर टू बी ए सोक्रेटिस डिससैटिस्फाइड देन फुल सेटिस्फाइड, यानी कि क्वालिटी जो है ना वो मैटर कर रही है, क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही। जेएस मिल कहते हैं कि लाखों करोड़ों मूर्ख लोगों के सेटिस्फेक्शन से तो अच्छा है कि एक सोक्रेटिस, इतना महान ज्ञानी, इतना जबरदस्त प्राणी धरती पे जिसने जन्म लिया, कि लाखों करोड़ों मूर्ख लोगों के सेटिस्फेक्शन से अच्छा है कि एक सोक्रेटिस जो है ना वही डिससेटिस्फाई हो जाए। उसकी क्वालिटी ज्यादा है उन करोड़ों मूर्खों के सेटिस्फेक्शन से, यानी कि सोक्रेटिस के डिससेटिस्फेक्शन भी, उसमें भी क्वालिटी है करोड़ों मूर्ख लोगों के सेटिस्फेक्शन से। यानी कि रिवाइज कर दे यूटिलिटेरियनिज्म को, समझ आया कुछ क्या बात हो रही है इधर, रिवाइज कर दिया ना यूटिलिटेरियनिज्म को उन्होंने। जेरमी बेंथम ने किस चीज पे फोकस किया था,
जेरेमी बेंथम ने फोकस किस चीज पे किया था? उन्होंने नंबर्स पे फोकस किया था, है ना, यानी कि क्वांटिटी पे। लेकिन जेएस मिल आए, इन्होंने फोकस किया किस पे? क्वालिटी पे। कि हैप्पीनेस को आप कैसे मेजर करोगे? हैप्पीनेस की सिर्फ उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसकी कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए ना। अब एक व्यक्ति है, वो तो मतलब रात को अपने रीडिंग कर रहा है बुक्स को, बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ रहा है बैठ के, और तश्तरी चल रही है और बादाम खा रहा है। और एक व्यक्ति है कि वो मतलब दारू पी कर नाले में लौटता फिर रहा सोरों की तरह, उसको उस चीज में खुशी मिल रही है। जेरेमी बेंथम कह रहा है भाई उसकी मर्जी, अपने को क्या, उसको पड़ा रहने दो नाले में, उसको उस चीज में खुशी मिल रही है, छोड़ो उसको उसके हाल पे, फ्री छोड़ दो उसको। जेएस मिल कहता है ये चीज नहीं, ऐसे नहीं, खुशी की कुछ क्वालिटी भी होती है, खुशी की, हैप्पीनेस की क्वालिटी भी होती है। यानी कि आप रीड, एक व्यक्ति जितना हाइयर सेल्फ है जिसका, वो इतना ज्यादा मतलब बुक्स को रीड कर रहा है, बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ रहा है, उसकी हैप्पीनेस में और उसकी हैप्पीनेस में फर्क है ना। तो ये जो है, ये फोकस किस पे मारता है? क्वांटिटी पे। इसलिए वो कहता है कि लाखों करोड़ों मूर्खों के सेटिस्फेक्शन से एक सोक्रेटिस का सेटिस्फेक्शन अच्छा। और जेरेमी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है ना, जो उनकी फिलॉसफी है, उसको वो पिक्स फिलॉसफी बोलते हैं, पिक्स फिलॉसफी। सॉरी, सुअरवादी सिद्धांत है ये। तो सुअर को मजा आ रहा है कीचड़ में लौटने में, लेटा रहने दो उसको। तो इस हिसाब से तो जैसे सुअर को कीचड़ में ही मजा आता है ना, इस हिसाब से तो इंसान जो मर्जी आया करे उसको उसके हाल पे छोड़ दो, तो इंसान में सुअर में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन बेंथम की माने तो ये ठीक है, क्योंकि वो नंबर्स पे फोकस करते हैं। मैं आपको एक बेस आइडिया जरूर दे चुका हूँ जेएस मिल का, नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे आगे के, इनको मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको इसको कवर करवाऊंगा। देखते रहिए मेरा चैनल योगक्षेम क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।